मैं अपने हलके के लोगों की का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और क्या सरदार खान वाले डोगर के दरवाजे सिर्फ अपने वोटर्स के लिए खुले हैं या उनके जो भी जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया उनके लिए भी खुले हैं? जरा आवाम सुन रही है, उनको क्या मैसेज देखिए, देना मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, हलके की आवाम के लिए खुले हैं। साथ ये हमारा हलका जो PP 101 है, वे भी ये भी हमारा ही हलका है। MLA का हलका भी हमारा ही हलका है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब हमारे भाई हैं। और जिसने वोट दिया है उसकी इज्जत भी मेरे ऊपर लाजिम है, बेशक। और जिसने नहीं दिया और वो मजलूम है उसके साथ खड़ा होना भी मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कोशिश करेंगे हमारा जो THQ हॉस्पिटल है जी, इसको अपग्रेड कराएं, सबसे ज़रूरी है। इंसानियत पे काम सबसे ज़रूरी है। बहुत मसाइल हैं सर। और फिर एजुकेशन के हवाले से सड़कें जो हैं, ये हमारी बुच्चे से फैसलाबाद रोड, ये तो अभी शुरू हो गई है, हमने करवाई है। ठीक है। ये पिछले हफ्ते हमारी DC से मीटिंग थी, CM साहब से, ये सड़क शुरू हो गई है। ये 3 महीने में उन्होंने कंप्लीट करनी है। साथ साथ हमने कोई और सड़कें भी दी हैं। ये बजट इजलास हमारा जारी है। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जो अपग्रेड स्कूल होने वाले हैं वो करवाएंगे, जो हॉस्पिटल अपग्रेड होने वाले हैं वो करवाएंगे, जो राब्ता सड़कें हैं वो बेहतर करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ बिलखसूस इंसाफ पे काम करेंगे, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर मजलूम का साथ देंगे और चोरी डकैती को खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने मेरी फैमिली की सूरत में वो मुश्किलात जो ये मुझे देते थे, तो मेरी फैमिली की सूरत में अल्लाह ने उसका अदाला किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जड़ावाला टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैयब हुसैन डोगर। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार खान वाले डोगर साहब। सरदार साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो इतनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की उसके बाद आपको ये कामयाबी मिली, तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो सरदार साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, मतलब उनको आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके बारे में नहीं पता, आपके मतलब आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में नहीं पता। तो ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने अपने पॉलिटिकल सफ़र का आगाज़ किस तरह किया और इस सफ़र में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़रा हमें बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए और मेरी ये आवाज़ इस हल्का में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक आपके लिंक हैं वहाँ वहाँ तक आपने पहुँचानी है। बहुत शुक्रिया। मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1997 बतौर मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब होकर शुरू किया, और उसके बाद 2000 में इलेक्शन कंटेस्ट किया नाज़म का। फिर 2005 में नाज़म का इलेक्शन कंटेस्ट किया। फिर उसके बाद 2015 में चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया। फिर 2016 में मैंने चेयरमैन ज़िला काउंसिल का इलेक्शन ज़ाहिद नज़ीर के मुकाबले में कंटेस्ट किया। फिर उसके बाद 2018 में इंडिपेंडेंट हैसियत में मैं आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, और अल्लाह के फजल और करम से 30,000 के करीब वोट हासिल किए। फिर वो अपनी सियासी जद्दोजहद, जिस दिन वो इलेक्शन 2018 का ख़त्म हुआ, उस दिन से नेक्स्ट डे लोगों का शुक्रिया अदा किया, घर घर डोर डोर जाकर, और फिर अपना सियासी सफ़र फिर उस वहाँ से शुरू कर दिया नया इलेक्शन जो है। तो ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुआ है और जो 18 में 25 जुलाई को हुआ था, इसके दरमियान मुझे नहीं याद कि कोई मेरी एक छुट्टी भी हो, हल्के से बाहर हूँ। जितनी छोटी मोटी मैं खिदमत कर सका हूँ, लोगों को इज्जत एहतराम कर सका हूँ, वो तो लाजम है मेरे पे, वो भी मैंने किया है। खुशी गमी भी की है, अपने हल्के के लोगों के दरमियान में रहा हूँ। फिर ये इलेक्शन आया, ये इलेक्शन आपने देखा। फिर मुझे अल्लाह के रहमत से, अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से, और पार्टी ने एतमाद किया और मुझे नून लीग का टिकट जारी कर दिया। ये इलेक्शन भी आपने देखा कितना खूबसूरत इलेक्शन हुआ, और डे बाय डे इस इलेक्शन में कितनी अल्लाह पाक ने बरकत डाली। ये इलेक्शन तो मैं ये समझता हूँ कि जब इसका रिजल्ट रात 5 बजे 8 तारीख और 9 तारीख की दरमियानी जो सब है, उसमें सुबह 9 तारीख की सुबह 5 बजे तक मैं 4600 कितने वोट से इलेक्शन जीत रहा था, और फिर अचानक से वो रिजल्ट रुक गया, और मैंने एप्लीकेशन दी RO को कि कंसोलिडेशन करने से पहले आप इसकी रिकाउंटिंग कर दें। तो उसने मुझे कहा कि मैंने तो रिजल्ट की कंसोलिडेशन कर दी है, इसलिए मैं आपकी रिकाउंटिंग नहीं कर सकता। तो फिर इसका जो प्रोसेस था उसको अडॉप्ट किया, और उस प्रोसेस के जरिए अल्लाह के फजल और करम से वो मेरे अकेले के सामने नहीं हुआ,
वो पूरे ज़िले में और तमाम उम्मीदवारों के एजेंटों के सामने वो प्रोसेस हुआ है। उसमें जो बेज़ाब्तियाँ थी, जहाँ मेरे साथ ज़्यादती हुई थी इलेक्शन डे पे, जहाँ जहाँ मेरे वोट को कम किया गया था और वो वोट डाले गए जिन वोटों के पीछे ना स्टैंप थी और ना साइन थे, और फिर उनका बैलेंस पूरा करने के लिए मेरे वोट को और कम किया गया। वो वोट जिनके पीछे न स्टैंप थी न साइन थे, वो उन्होंने अपने अपने पोलिंग स्टेशन, जहां पे वो दूसरा उम्मीदवार समझता था कि यहाँ पे मेरे ज़्यादा वोट हैं, वहाँ पे उन्होंने कास्ट किए। और वहाँ उनको वो जो शीट होती है, जो बैलेट पेपर जारी होते हैं कॉपीज, उसकी तादाद को पूरा करने के लिए मेरा वोट जो है ना वो वहाँ से कम किया गया। और मुझे आज भी फॉर्म 45 जो है उसमें कमोबेश तकरीबन 50 के करीब रिजल्ट अभी तक भी मुझे मसूल नहीं हुए थे। और अक्सरियत में वो फीमेल पोलिंग स्टेशन है, और अक्सरियत में फीमेल पोलिंग स्टेशन के ऊपर ज्यादा फेवर दी गई है वो दूसरे उम्मीदवार को जो आज़ाद हसीयत में था। तो वहां एक पोलिंग स्टेशन की मैं आपको मिसाल देता हूं कि वहां उसका एक पोलिंग जो 583 का है, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसके 2 बूथ हैं। एक बूथ से उसका 1 वोट है और दूसरे बूथ से उसके 8 वोट हैं। तो उसमें दरमियान में सिफर डालकर जब वो कंसोलिडेशन करने लगे हैं, फॉर्म 45 बनाया है, तो उस वक्त उसको 108 कर दिया गया। इस तरह की एक एक पोलिंग स्टेशन का मैं बता सकता हूं जहां जहां मेरे साथ पोलिंग डे रिजल्ट जो है वो बनाते हुए, फॉर्म 45 बनाते हुए मेरे साथ ज्यादती हुई। मैंने अल्लाह के हजूर दुआ की कि अल्लाह आप मेहरबानी फरमाएं। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं समझता था कि ये इलेक्शन अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं नहीं बल्कि पूरा हल्का समझता था, पूरा ज़िला समझता था। और बिलखसूस यहाँ वाच करने वाली जो हमारी कमेटियां हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, स्पेशल ब्रांच है, IB है, जितनी भी हैं, वो भी सब समझती थी। तो अल्लाह मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई ऐसी बात हो गई है जो मेरे अल्लाह की ज़ात ने को शायद पता नहीं क्या वजह बनी है कि वो उस दिन जो मेरी जीत का दिन था वो हार में तब्दील हो गया। तो मेरे अल्लाह, ये इसको आप ही कर सकते हैं, और जो मेरा मेरिट बनता है, जितनी मैंने मेहनत की है, मैंने कोशिश की है 10-12 साल से, आप मेहरबानी फरमाएं। तो मेरे अल्लाह ने मेहरबानी ऐसे फरमाई कि 11 तारीख को ये हमने दरख्वास्त जो RO को दी, वो RO ने कंसोलिडेशन कर ली और वो हमारा मौक़िफ़ जो है उसको ना एक्सेप्ट किया। हमने दरख्वास्त उससे रिसीव करवा ली उसी डेट में, उसी दिन। तो फिर हम वो जो प्रोसेस आगे आगे चलता है, इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी 12 तारीख को, उसने कहा हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा फिर इलेक्शन कमीशन में जाएं। ये सारा मुखालिफ उम्मीदवार के इल्म में है, और उसको नोटिस हुए, ये कोई 20 तारीख को लगी, 20 के बाद फिर 7 तारीख पड़ी। इस दौरान सारे कैंडिडेटों को नोटिस हुए बशमूल मेरे, और फिर 7 तारीख को बहस हुई। उसमें ये जो मेरे मद्दे मुकाबल उम्मीदवार था, इसने भी बहस की, इसके वकला ने भी बहस की, और मेरे जी कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उसने भी बहस की। तो उसका फैसला 7 तारीख में ही इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो 11 तारीख को, वो फैसला 7 तारीख को लिखा हुआ। ठीक है। तो फिर 7 तारीख को वो फैसला जारी हुआ, 12 तारीख को रिकाउंटिंग हुई। 12 तारीख की रिकाउंटिंग ओपन, जिस वक्त हम वहाँ गए हैं, तमाम तकरीबन 60% जो उम्मीदवार थे उनके एजेंट वहाँ मौजूद थे। ये जो मेरे मद्दे मुकाबल उम्मीदवार कामयाब करार पाया हुआ था, इसके एजेंट मौजूद थे। इन्होंने जानबूझकर वहाँ एजेंटी का जो फॉर्म है ना वो जमा करवाया RO को, और ना साइन किए। गिनती इन्होंने पूरी मुकम्मल ऊपर बैठ कर करवाई, एक एक वोट इन्होंने चेक किया, और इसके बावजूद कि उन्होंने अपना फॉर्म जो एजेंटी का फॉर्म है वो नहीं जमा करवाया, हमने फिर भी उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया। हाँ ठीक है, इनका हक बनता है, ये ज़रूर बैठें। उसका एक कवरिंग कैंडिडेट उसका चाचा था, उसका एजेंट उधर मौजूद था,
और इसी तरह तकरीबन जितने कैंडिडेट हैं उनमें से 60-70% के, बिलखसूस ये जो अमेर है इसका एजेंट, तो वहाँ तो 3-4 एजेंट थे, इन्होंने सिर्फ वो एजेंटी फॉर्म इनकी जेब में था, क्योंकि ये वकील थे, वो इनसे आर ओ नहीं ले सका, तो हमने तो एतराज़ करना ही नहीं था, इसलिए कि ये इनकी मौजूदगी में हो, जो भी हो, हक सच इनके सामने जो है वो नज़र आना चाहिए इनको। वो अल्लाह ने हक किया है, सच किया है। जो मुझे उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद तो ये थी कि मैं 10,000 से कम इलेक्शन नहीं जीतूंगा, तो अल्लाह के फजलो करम से वो भी 6,000 के करीब हुई। तो उसमें भी फिर भी कई वोट ऐसे थे जो इनके एजेंटों ने रिजेक्ट वोट भी फिर हमारी मौजूदगी में भी एक्सेप्ट करवाने में वो कामयाब हुए। 200-400 वोट था, हमने उस पर भी गुजारा किया, फिर ठीक है यार, तो इस पर गुजारा करें, इनकी तसल्ली करवाएं। तो मेरे अल्लाह का फजल है, करम है, शुक्र है, और मैं अपने हल्के के लोगों की का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लूज कर जाता है तो लोगों की हमदर्दियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो हमदर्दियाँ तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने इसलिए, ये पहला इलेक्शन नहीं है मेरा, ये दूसरा इलेक्शन है, इसमें वो लोग, वो दोस्त जो मेरे साथ थे, शायद इतना अफसोस मुझे और मेरी फैमिली को ना हो जितना उनको था। वो जब यहाँ मुझे मिलने आते थे, मैंने नेक्स्ट वेरी डे, अगले दिन 8 को इलेक्शन, 9 को हुआ, 10 को मैं आके जरा ऑफिस में बैठ गया हूँ। जो दोस्त भी मेरे पास आते थे वो वहाँ से रोना शुरू करते थे, उनको मैं दिलेरी देता था। इतनी मोहब्बत लोगों की मेरे साथ, और मेरी भी इतनी मोहब्बत है उनके साथ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जितना भी करूँ उतना ही कम है कि अल्लाह ने जिसका हक था उसको दे दिया। और डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तो आप कोई लीगल एक्शन वगैरह लेंगे इनके खिलाफ या बस छोड़ देंगे, क्या क्या है? देखिए, लीगल एक्शन तो वो हो गया कि जिसने धोखा किया उसका धोखा सामने आ गया, जिसने फ्रॉड किया उसका फ्रॉड सामने आ गया। यही काम जो मैं कह रहा हूं कि वो वोट जिनके पीछे न स्टैंप थी न साइन थे, यही काम इन्होंने 2008 में किया था और उसका मुझे इल्म था। 2008 में इसी उम्मीदवार के वालिद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में अहला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने इलेक्शन आज़ाद हसीयत में कंटेस्ट किया। जब उनको पता चल गया, मैं भी उसमें शामिल था, पता चल गया कि वोट नहीं पड़ रहा है, तो फिर यही जो पीछे की स्टैंप नहीं थी, यही वोट उन्होंने कास्ट किया था, 7100 तकरीबन। इस दफ़ा ये 5600 किया इन्होंने, और कुछ फिर और वोट जो रिजेक्ट वोट थे वो भी इनकी तरफ शामिल किए हुए थे, ये उन्होंने रिपीट किया। ये अल्लाह ने अपनी रहमत की है, अल्लाह ने हक और सच का फैसला दिया है, तो यही इनके लिए काफ़ी है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो मतलब आपके जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, उनका एक सियासी बैकग्राउंड बहुत काफ़ी, आपने तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, बिल्कुल आपके पास कोई ऐसे सच कोई आपके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो इस इन सब जो भी आपके मुखालफिन थे, जो इतने इस्टेब्लिश थे, उनका मुकाबला करते हुए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और क्या इस सफ़र में क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखें, जब भी कोई आपने नया काम शुरू करना है, जब भी आपने कोई टारगेट अचीव करना है, तो उसमें मुश्किलात होती हैं। वो मेरी कोशिश थी कि अल्लाह मुझे इस स्टेज पे ले आए, और इस स्टेज से पे भी आगे मैं उम्मीद रखता हूँ अपने रब से। तो वो जो मेरे जो नहीं चाहते थे उनकी तरफ से मुश्किलात तो आनी थी, वो अल्लाह ने इतना हौसला दिया और मेरे अल्लाह ने इतनी मदद की, तो मेरे अल्लाह ने मेरी फैमिली की सूरत में, अल्लाह ने मेरी फैमिली की सूरत में वो मुश्किलात जो ये मुझे देते थे, वो मेरी फैमिली की सूरत में अल्लाह ने उसका अदाला किया हुआ था। वो किसी सूरत भी, यहाँ जहाँ भी कोई किसी ने कोशिश की है मेरा रास्ता रोकने की, तो अल्लाह ने वहाँ से रास्ता निकाल दिया। उसमें मेरी फैमिली जो है, उसमें मुझे कहीं महसूस ही नहीं होने दिया, ना मुआशी तौर पे मैंने कभी महसूस हुआ मुझे कि क्या हो गया, ना ब्यूरोक्रेसी में जाकर मुझे कोई महसूस हुआ कि मैंने कि कैसे काम करवाना, ना जुडिशरी में, ना मुआशरे में। मोल जोल मेरा इन भाइयों साहब के साथ ऐसे ही है जैसे ये मेरी फैमिली है, मैंने तल्लक ही ऐसे बनाए हुए हैं, किसी के साथ सियासी तल्लक नहीं है मेरे। ये सफ़र तो फिर आप जितना करते हैं, रास्ते में दुश्वारी तो आती है। एक दिन आप टारगेट बना लें, और अल्लाह से ख़ास तौर पर
ख़ास तौर पर मैं ये आज भी आपको वाज़ा कर देना चाहता हूँ, अल्लाह के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। वहाद वही रास्ता है, जो भी आपने लेना है वो सिर्फ अल्लाह दे सकता है, उसके अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। और डॉक्टर साहब, ये जो आपने इलेक्शन से पहले अपने लोगों से ये जो वादे किए थे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सियासतदान है वो इस तरह होता है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो आवाम के साथ डिसकनेक्ट हो जाते हैं, तो आप इस कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे? देखें, ये शायद आप इस पे चेक करें दोस्तों से। मैं 8 तारीख को इलेक्शन था, 9 तारीख को उन्होंने कंसोलिडेशन की और वो मुझे हरा दिया। मैं 10 तारीख को इस चेयर पे बैठा हूँ और मैं दरमियान में एक दिन गिनती के लिए गया हूँ, एक दिन नोटिफिकेशन के लिए गया हूँ और एक दिन हलफ के लिए गया हूँ और उसके बाद फिर आज तक यहाँ ही बैठा हूँ। इसका मतलब दोस्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे दोस्तों के साथ मेरा ऐसा तल्लक है कि जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनमें से कम अज कम 90% के सेल नंबर मेरे पास मौजूद हैं और मेरे मोबाइल में है, मतलब आप किसी कॉपी में नहीं है। ठीक हो। और जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से 100% के मुझे नाम आते हैं, 100% का मुझे ये पता है कि इनका मेरे साथ रिश्ता क्या है। मतलब नेक्स्ट इक़्तिदार में आने के बावजूद भी आप फुली कनेक्ट इंशाल्लाह इक़्तिदार में जाने बल्ला है और वसीला ये दोस्त है, और वसीला ये दोस्त हैं और देता मेरा अल्लाह है। इंशाल्लाह जो मैंने वादे किए हुए हैं वो वादे नहीं है। इंशाल्लाह सबसे पहले कोशिश करेंगे सब हमारा जो THQ हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड कराएं, सबसे ज़रूरी है। इंसानियत पे काम सबसे ज़रूरी है। बहुत मसाइल हैं सर। और फिर एजुकेशन पे के हवाले से सड़कें जो हैं, ये हमारी बुच्चे की से फैसलाबाद रोड ये तो अभी शुरू हो गई है, हमने करवाई है। ये पिछले हफ्ते हमारी DC से मीटिंग थी, CM साहब से, ये सड़क शुरू हो गई है, ये 3 महीने में उन्होंने कंप्लीट करनी है। साथ साथ हमने कोई और सड़कें भी दी हैं। ये बजट इजलास हमारा जारी है। इंशाअल्लाह ताला जो अपग्रेड स्कूल होने वाले हैं वो करवाएंगे, जो हॉस्पिटल अपग्रेड होने वाले हैं वो करवाएंगे, जो राब्ता सड़कें हैं वो बेहतर करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ बिलखसूस इंसाफ पे काम करेंगे, मजलूम का साथ देंगे और चोरी डकैती को ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल है। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ इंसाफ पे कम अज़ कम। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पंजाब की वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस जोश और जज्बे से वो काम कर रही है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान को मियां शहबाज शरीफ साहब की सूरत में और पंजाब को मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की सूरत में इंशाअल्लाह ये चंद महीनों में तब्दील करके रख देंगे। ठीक हो। तो हम उनके जरिए उनके क़यादत में अपने हलके को और अपनी तहसील को इंशाल्लाह चेंज करके रखेंगे। ठीक है। तो साहब, इलेक्शन से पहले जब आपको टिकट मिली तब भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो तब आपने एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशली मैंने आपसे यूनिवर्सिटी का पूछा था, तो आपने कहा था ज़रूर कोशिश करेंगे हम अपने नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी। आपकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी हमारे साथ ये वादे किए हैं, तो क्या ये वादा वफा होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा वफा। देखें, मेरी अपनी बेटियां भी जाती हैं, सारियां बेटियां मेरियां ने। उस माँ बाप को पूछो जरा माँ बाप फैसलाबाद अपनी बेटी को भेजता तो किमें भेजता हो, उनके वास्ते या सवारी अपने लिए पैदा करता या वो कैरी डब्बे च भेजता है, कैरी वैन च भेजता है, सारा दिन वो कितना पिछे परेशान है। 17 लाख की आबादी की तहसील है। इंशाल्लाह इतने यूनिवर्सिटी बनेगी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनेगी और हम बनवा के रहेंगे। और डॉक्टर साहब, हमारे ये जो हमारा हल्का है इसमें ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। आपने तब भी कहा था कि मैं खेती बाड़ी अपने किसानों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो अगर अपना ना 1 ईयर प्लान 2 ईयर प्लान, मतलब आप अपने 2 सालों में इस हल्के को किस तरह तब्दील करने की क्या आपका प्लान है, ज़रा वो बताएं अगले 2 सालों के लिए। देखिए, किसान तो माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छे अंदाज में खेती बाड़ी हो रही है। जैसे 3-3 4-4 फसलें लोग एक साल में ले रहे हैं। रवायती काश्तकारी नहीं हो रही, अब लोग अच्छी काश्तकारी कर रहे हैं, टर्निंग फार्मिंग कर रहे हैं, सब्जियां काश्त कर रहे हैं और बहुत सी जो भी फसलें नई लोग काश्त कर रहे हैं उनके रेट भी बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक के यहाँ गन्ना का पैसा जो है हुसैन शुगर मिल की तरफ काफ़ी किसानों का पैसा है। मैंने पहले दिन मीटिंग में DC साहब को कहा कि इनके क्या
कि ये पैसे किसानों के वापस दिलवाएं। ठीक है। इंशाल्लाह खादें सस्ती करवाएंगे, खादों का बहुत मसला मेरी है। बात, खादें सस्ती करवाएंगे, ये चिट सिस्टम खत्म करवाएंगे, जो परमिट देकर खादें ली जाती हैं ये नहीं, खादें सस्ती करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला मुल्क खुशहाल हुआ तो यहाँ बिजली भी सस्ती होगी, और इंशाल्लाह ताला मुल्क खुशहाल हुआ तो तेल भी सस्ता होगा। मुल्क खुशहाल हुआ तो इंशाल्लाह ताला यहाँ ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो भी मुनासिब रेट पे मिलेंगी आपको। इंशाल्लाह ताला पुरुम्मीद रहें, ये मुल्क पाकिस्तान और पंजाब आपको तरक्की करता नजर आएगा। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे सरकारी अदारे हैं, इनमें जब एक आम इंसान जाता है तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो थाना हो या हॉस्पिटल्स हो, इतने जिस तरह के लिए ये अदारे हैं, तो इनमें एहतसाब के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, हम भी इसी मुआशरे से हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इंसान की इज्जत का ख्याल रखा जाए, जिस अदारे में भी जाए सबसे पहले उसकी इज्जत है, फिर इंसाफ है। उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ ऐसे जिम्मेदार अफसर बैठे हैं जो बंदों को कम अज कम इंसानों को इज्जत दें और इंसाफ दें, वो कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल, काम हो ना हो लेकिन इज्जत नहीं, काम भी होगा, जिसका मेरिट बनता है, जिसका बनता है उसे काम होना चाहिए, होंगे काम इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, हमारा जो हल्का है और पाकिस्तान स्पेशली, इसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा जी। है और मोस्टली नौजवान जो है वो बेरोज़गार जी। हैं, और आप अपने हल्के के नौजवानों की ये जो बेरोज़गारी है उनको एम्पावर करने के लिए क्या आपका विजन है? देखिए, मैं तो ये कोशिश करेंगे कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, वो चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में दिया जाए या प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। सबसे ज्यादा तो यही हो सकता है कि हम कोशिश कर लें और ये हमारा जड़ांवाला जिला बन जाए। बिल्कुल, अगर जड़ांवाला जिला बन जाएगा तो काफी सारे नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। ठीक है। और ये हमारा जो ज़िला है जड़ांवाला है, ये बहुत यूनिवर्सिटी भी खुद ब खुद आ जाएगी, और फिर ये जो यहाँ के स्कूल हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे, हॉस्पिटल अपग्रेड हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इस वक्त हमारे पास मौका है कि यहाँ हमारे इंटरचेंज एक और भी बन रही है, ये लाहौर रोड के ऊपर लुधियावाला के करीब, तो यहाँ इधर भी इंटरचेंज बनी हुई है सैयद अला रोड पे। तो हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ने हमें वहाँ तक रसाई दी तो कोशिश करेंगे यहाँ कोई प्राइवेट संदें जो हैं उनका इनकाद हो, वो लगे और लोगों को रोज़गार मिले। जिस हद तक हम कोशिश कर सके ज़रूर अपनी आवाम के लिए करेंगे। और क्या सरदार खान बहादुर डोगर के दरवाजे सिर्फ अपने वोटर्स के लिए खुले हैं या उनके जो भी जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनके लिए भी खुले हैं? जरा आवाम सुन रही है, उनको क्या मैसेज? देखिए, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, हल्के की आवाम के लिए खुले हैं, साथ ये हमारा हल्का जो PP 101 है वे भी, ये भी हमारा ही हल्का है, MLA का हल्का भी हमारा ही हल्का है। हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं, सब हमारे भाई हैं, और जिसने वोट दिया है उसकी इज्जत भी मेरे ऊपर लाजम है, और जिसने नहीं दिया और वो मजलूम है उसके साथ खड़ा आना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सबको इज्जत दे। मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हैं, लोग आए, बिल्कुल मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। और डॉक्टर साहब, हमारी जो आबादी है इसमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद औरतों की भी है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो वज़ीर आला है वो भी वुमेन है, तो क्या प्लान है तहसील जड़ांवाला की औरतों को एम्पावर करने के लिए? क्या किस तरह के आप स्टेप्स लेंगे या आपकी गवर्नमेंट स्टेप लेगी, कोई है? देखिए, अभी तक तो बैठेंगे, कोई सेशन चलेंगे, कोई मीटिंगें चलेंगी, उसमें देखेंगे क्या गवर्नमेंट किस लेवल पे सोच रही है। हमसे कोई मशवरा मांगेगा तो हम देंगे मशवरा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, यहाँ की माशी सूरत हाल, बल्कि पूरे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत मतलब अच्छी नहीं है, और इलेक्शन से पहले तलाल साहब ने भी बात की थी कि हम जड़ांवाला को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे। तो मैं वही बात कर रहा था पहले आपको, शायद इंडस्ट्री स्टेट बनाएंगे इंशाल्लाह जड़ांवाला को। और जो मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, देखें ये आप देख लें कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2017 में गवर्नमेंट छोड़कर गए हैं तो इस मुल्क की सूरत हाल मुआशी क्या थी, और फिर वो मेहरबान जो इमरान खान साहब हैं वो आए हैं तो उन्होंने इस मुल्क की क्या सूरत हाल की है। अब फिर अल्लाह ने मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को मौका दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की
तरक्की मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी ये समझता है, हर किसान ये समझता है, हर मजदूर ये समझता है, हर मुलाजम पेशा इंसान ये समझता है कि इस मुल्क की तरक्की सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम के साथ जुड़ी हुई है। वो उसकी वजह यह है कि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ अतमाद ही मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा पे करते हैं, और पैसा वो अपना इन्वेस्ट करते हैं जब इनकी गवर्नमेंट आती है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखना 1 साल 1.5 साल में आपको बदला हुआ पाकिस्तान, तरक्की पजीर पाकिस्तान या तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा जरूर। और थैंक यू। डॉक्टर साहब बस एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है हमारा भी एक मिशन है कि जड़ावाला यूनिवर्सिटी और जड़ावाला लाइब्रेरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जड़ावाला यूनिवर्सिटी की तो बात कर दी है कि हम भरपूर कोशिश करेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से नौजवान हैं किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते और अपनी तालीम को मतलब वो उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पढ़ सकें, तो हमारी तहसील में एक पब्लिक लाइब्रेरी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे। देखें, हम तो मेंबर इस बार दफ़ा बने हैं। मेरे भाई छोटे आसफ जो है वो आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले भी पब्लिक लाइब्रेरी की कोशिश करते रहे हैं और जगह भी इस हिसाब से ली थी। इंशाल्लाह ज़रूर बनवाएंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी बननी चाहिए। ज़रूर।